बुक बैठक श्रृंखला के 8वें एपिसोड में आप सब लोग का स्वागत है। आज 8वें एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, एक नई किताब है द हिंदी हार्टलैंड, जिसकी ऑथर हैं गजाला वहाब। उनसे इस किताब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस बारे में जानना चाहेंगे कि ये हिंदी हार्टलैंड क्या है और आपने इंडिया की ज्योग्राफी में कैसे इसको मैप किया है कि कौन कौन सी जगहें हिंदी हार्टलैंड का पार्ट हैं और जो नहीं हैं वो क्यों नहीं है और जो हैं वो क्यों हैं। हिंदी हार्टलैंड एक्चुअली जो पॉपुलर परसेप्शन में है वो ये है कि जो जिसको पेजोरेटिवली या नेगेटिवली काउ बेल्ट कहा जाता है मजाक उड़ाने के लिए, मगर एक्चुअली एक ये जोग्राफिकल रीजन है, एक जोग्राफिकल फीचर है जिसके तहत ये रीजन बना है और वो है इंडो गैंजेटिक वैली। तो जो जोग्राफी के हिसाब से ये आपके राजस्थान से शुरू होके वेस्ट में झारखंड में राजमहल हिल्स तक ये पूरा जो एरिया है ये इसको कहा जाता है। जबकि हरियाणा, हिमाचल ये स्टेट्स भी हिंदी भाषी हैं, मगर इनको इसमें नहीं शामिल करते हैं क्योंकि उनको इंडस वैली डेल्टा में, इंडस वैली में शामिल किया जाता है। तो सबसे बड़ी जो वजह थी जिसके लिए मैंने ये रीजन चुना और हरियाणा को और हिमाचल को इससे बाहर रखा, वो ये थी। मगर जब मैं धीरे धीरे इस पर काम कर रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली ज्योग्राफी की वजह से ही ये रीजन एक बना है और इसका एक बनने में बहुत सारे फैक्टर्स थे जो ज्योग्राफी ने जिसकी मदद की है। सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि एक यहाँ पर ये एक्सटर्नल बाउंड्रीज के अलावा नॉर्थ में आपके हिमालयाज हैं, साउथ में आपका डेक्कन प्लेटो शुरू हो जाता है, वेस्ट में राजस्थान रेगिस्तान है और ईस्ट में आपके ये फॉरेस्ट, राजमहल हिल्स एंड फॉरेस्टेड एरिया शुरू हो जाता है। तो इसके बीच में कोई बहुत बड़ा जोग्राफिकल इम्पेडिमेंट, रुकावट नहीं है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पे मूवमेंट जो है लोगों का हिस्टोरिकली काफ़ी आसान रहा है। अच्छा, चूँकि फ्लैट लैंड्स हैं, मौसम मोर और लेस अच्छा है, टेम्परेट है, मतलब गर्मी है वो अलग बात है, मगर ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक प्रोन जोन एरिया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक्सट्रीम नहीं है किसी वेदर का, हाँ, और साइक्लोन या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे। तो ये उसकी वजह से बड़ी लैंड होल्डिंग्स पॉसिबल हो पाए, लोग बड़े बड़े ज़मीनें इख्तियार करके उस पर खेती बाड़ी हो रही थी, तो उससे ये काफ़ी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर ऑर्गेनिकली हो रही थी, जिसकी वजह से जब वो बाहर से इन्वेडर्स आने शुरू हुए तो उनका जो एरिया ऑफ एक्सपेंस था वो सबसे पहले यही बना। मतलब जब वो पंजाब से वो प्लेन्स में आ रहे थे यहाँ पे हिंदी बेल्ट के, तो यहाँ से लेके बिहार तक, झारखंड पार्टी था बिहार का, वो तो अभी अलग हुआ है, तो यहाँ से लेके वहाँ तक उनको एक फ्री मैदान जैसा मिलता था जहाँ पे वो अपनी एम्पायर को भी बढ़ा सकते थे और एक यूनाइटेड इकोनॉमी भी क्रिएट कर सकते थे। तो इसीलिए ये जो एरिया है ये शुरू से काफ़ी एक नज़रिए से देखा जा रहा था। उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि यहाँ पे लैंग्वेज में भी, हालांकि सब जगह की अलग अलग भाषाएं थी और सब लोग अपनी अलग भाषाएं बोलते थे, चाहे वो भोजपुरी हो या अवधी हो या ब्रज हो, मगही हो वगैरह वगैरह, मगर चूंकि लोगों का इतना मूवमेंट था, आना जाना हो रहा था काम के सिलसिले में, फिर एक सेंट्रल पावर अथॉरिटी जब बन गई तो उस अथॉरिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे वो सल्तनत हो या बाद में मुगल्स हो, तो लैंग्वेज में भी एक सिमिलैरिटी आनी शुरू हो गई, एक इंटेलिजिबिलिटी आनी शुरू हो गई कि आपको एक दूसरे की बात समझ में आने लगी। वोकैबुलरी सेम हो गई, चाहे आपकी ग्रामर अलग हो, मगर वोकैबुलरी में काफ़ी सारी मिलती जुलती वर्ड्स आ गए, तो उसने भी इस रीजन को एक तरह से जोड़ के रखा। तो ये सारे फैक्टर्स थे कि ये हिंदी बेल्ट एक ऑटोमेटिकली, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये जुड़ा हुआ रहा और आज़ादी के बाद भी इसको हम एक सा रीजन मानते हैं, जबकि एक सा नहीं है। हाँ, मतलब अब तो आज़ादी के बाद से इकोनॉमी की वजह से उसको बीमारू स्टेट में कहा गया है, तो उसमें भी ये सारे एरिया ही इंक्लूडेड है। बुक किस बारे में है ये? क्या ये हिस्ट्री की बुक है, सोशियोलॉजी की बुक है,
इकोनॉमिक्स की बुक है या एंथ्रोपोलॉजी स्टडी है? अगर है तो किस पीरियड की है? टाइम एक्सपेंस कितना है इसका? एक्चुअली ये किताब मेरे ख्याल से किसी भी जॉनर में फिट नहीं आती है। ये किताब मेरे नज़रिए से मेरी एक तरह से आप मान लीजिए ट्रिब्यूट है इस रीजन को, क्योंकि मैं इस रीजन से हूँ। आप देखिए यहाँ पे इतने तरीके के सोच उभरी, चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड सोच हो, चाहे वो रामायण हो या गीता हो या ये जो है बौद्ध धर्म टेक्स्ट है। हैं, ये यहाँ से उभरे, यहीं पर लिखे गए, अब बनारस में लिखे गए। इस्लाम की जितनी भी अरब से बाहर की सोच है वो इस रीजन में उभरी, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो जिन्होंने एक देवबंदी सोच को जन्म दिया, या बरेलवी सोच हो, या तबलीगी जमात हो, या जमात इस्लामी हो, ये सब। और जमात इस्लामी तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उभर के आई, पॉलिटिकल इस्लाम का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, और वो इस रीजन से उभरी। बौद्ध धर्म इस रीजन से उभरा, उसकी सोच, उसके फिलॉसफी इस रीजन से उभरी। तो ये सारी चीज़ें, इतना लोगों के पास समय था कि वो सोच विचार कर सके, इस बात का सबूत है कि यहाँ पे शांति का पीरियड था, एक्सटेंडेड पीरियड था, लंबे लंबे वक्त था जब शांति थी, हिंसा नहीं हो रही थी, लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से सीख रहे थे, आपस में कॉन्वर्सेशन बात चल रहा था। तो इसका एक एविडेंस ये है, यहाँ पे बहुत बेइंतहा प्रॉस्पेरिटी, बेइंतहा आर्थिक खुशहाली थी। उसकी वजह है आप इतने बड़े बड़े महल और किले और ताजमहल जैसी चीज़ें देखें, मकबरे देखें, तो ये इस रीजन से ही तो ये रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा था, जिससे राजाओं ने ये सब बनाना उनके लिए मुमकिन हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप, सड़क देख लीजिए, ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट का हिस्सा था, चाहे वो सिल्क रूट हो, चाहे सी ट्रेड हो। इंडिया एक वक्त में मैंने इसमें फिगर्स लिखे हैं और मैं फिगर्स भूल जाती हूँ, कितना परसेंट इंडिया कंट्रीब्यूट करता था ग्लोबल ट्रेड में, और वो ग्लोबल ट्रेड का जो मरकज़ था वो हिंदी बेल्ट था, वो यहीं से वो ट्रेड होके जाता था, यहाँ से सूरत पोर्ट से बाय शिप होता था। तो ये सारी चीज़ें इस बात का संकेत देती हैं कि ना सिर्फ ये बीमारू पिछड़ा इलाका नहीं था, खुशहाल था, शांतिपूर्वक था, हर तरीके की डाइवर्सिटी के बावजूद लोग मिलजुल के रहते थे। तो मेरा किताब जो है, ये आपका सवाल ये है कि किताब क्या है, तो ये किताब ये इस बात को समझने का एक चेष्टा है कि इस सब इतने रिच इतिहास के बावजूद हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पे, जहाँ पर हम पिछड़े हुए भी हैं, लड़ाई झगड़े के भी शिकार हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है, इनटॉलरेंस हमारा इतना बढ़ चुका है, हम इस मोमेंट पे कैसे पहुँचे। तो इसलिए इसमें थोड़ी बहुत इतिहास भी है, और इतिहास का मैंने कट ऑफ रखा है दिल्ली सल्तनत के बनने से, उससे मैंने शुरू किया, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा डिसरप्टिव मोमेंट यहाँ पे था। उससे पहले कोई बहुत बड़ी रियासतें हिंदी बेल्ट में नहीं थी, राजस्थान को भी छोड़ दीजिए, राजस्थान में भी छोटी छोटी रियासतें थी। तो ये जो बड़ी यूनिफाइंग एम्पायर बिल्डिंग जो शुरू हुई है, ये तब से शुरू हुई है इस रीजन में, मतलब करीब 1100 से लेके और जी, और फिर आप ब्रिटिश तक ले लीजिए, मैं 1947 तक उसको ले रही हूँ, मतलब फ्रीडम मूवमेंट को आप उसे बाहर कर दीजिए, तो आप मान लीजिए 1857 तक का वो जो मूवमेंट है, तो वो मैंने हिस्ट्री, उस पीरियड की हिस्ट्री को उसमें रखा हुआ है। बट सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं है इसमें, सोसाइटी के ऊपर कमेंट्री है, इस पर क्या डिविजन्स हैं सोसाइटी के, उस पर कमेंट्री है, इकॉनमी के ऊपर इस पर 2 चैप्टर्स हैं कि यहाँ की इकॉनमी कैसे बनी और क्या पिलर्स थे इसकी इकॉनमी के। तो ये सब कुछ है, तो मेरे ख्याल से ये किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं हो रही है। जैसा आपने बताया कि बुक का जो हिस्टोरिकल कवरेज है वो बहुत एक्सपेंसिव है। बुक करीब 1100 से शुरू होती है, जब अर्ली अफ़गानिस्तान से लोग आए यहाँ पे अटैक करने के लिए, वॉर के लिए, और फिर बुक 2020-22 तक की हिस्टोरिकल मतलब जर्नी कवर करती है, ऑलमोस्ट 1000 साल तक की। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें पर्सपेक्टिव है बुक में कि ऐसा यूजुअली माना जाता है कि जो भी इंडिया में गवर्नेंस मॉडल आया वो सब कुछ ब्रिटिश लेके आया, उससे पहले नहीं था। तो बुक में ये चीज़ नहीं है। बुक हमको बताती है कि ये जो गवर्नेंस का प्रोसेस था,
इंडस्ट्री के डेवलप होने का प्रोसेस था, टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस था, ये बहुत पहले शुरू हुआ था। तो आप क्या इंडस्ट्री के बारे में ओवर द मतलब 1000 ईयर्स में किस तरह की इंडस्ट्री हिंदी बेल्ट में डेवलप हो रही थी या थी अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे, और कैसे गवर्नेंस के साथ वो डेवलप हो रही थी, तो इस बारे में क्या बताएं? देखिए, इंडस्ट्री यहाँ पे पूरे हिंदी बेल्ट की एक पेक्यूलियरिटी थी कि हर जगह पे इंडस्ट्री नहीं थी। और मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें नज़र में रखना चाहिए जब हम आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। जैसे यूपी था, यूपी में हर अलग अलग शहरों में आर्टिजन बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और उनका इकोसिस्टम वहाँ बना। जैसे कि बनारस में वीविंग का बना, तो अब सिर्फ वीविंग का नहीं है ना, वो टेक्सटाइल की डाइंग भी हो रही है, फिर उसका जो एम्बेलिशमेंट वगैरह उसके ऊपर हो रहा है, फिर उसकी मार्केट है। तो ये एक इकोसिस्टम यहाँ इस शहर में बन गया। फिरोजाबाद में कांच का काम शुरू हुआ, तो वो उसका पूरा वहाँ बन गया। अब लेदर का बड़ा इंटरेस्टिंग है। जूते आगरा में बनते थे, जूतों के बड़े बड़े कारखाने आगरा में, मगर लेदर की टैनिंग कानपुर में होती थी, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि टैनिंग के लिए गंगा का पानी बेहतर है जमुना के पानी से, तो वो कानपुर में शिफ्ट हो गई। तो पूरा यूपी में जिसको कहा जाता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, पूरे यूपी में फैली हुई थी। और ये मॉडर्न टाइम की बात नहीं है, ये शुरू हो गया था मुगल्स के भी आने से पहले। तो ये यहाँ पर ये सब हो रहा था। जयपुर में राजस्थान में प्रेशर स्टोन, सेमी प्रेशर स्टोन्स की माइनिंग बहुत सालों से हो रही है। फिर ये यूटिलिटेरियन स्टोन्स की माइनिंग होती थी, तो वहाँ पे इंडस्ट्री का, वहाँ पे इकोनॉमी का बेस माइनिंग था, चाहे वो मार्बल था या ग्रेनाइट था या लाइमस्टोन था। तो ये उनका बेस इकोनॉमी का वो था। बिहार में इकोनॉमी का बेस एग्रीकल्चर था बहुत हद तक। मध्य प्रदेश में भी हैंडीक्राफ्ट थी, वीविंग थी अलग अलग सेंटर्स में, जैसे महेश्वर, इंदौर वगैरह में। प्लस नेचुरल रिसोर्स थी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज थी, जो जंगल थे वहाँ पे, वहाँ से। तो ये पूरे बेल्ट में बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से अलग अलग चीज़ें बेसिस बनी है यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ की। और वहाँ के जो भी यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी होती थी, चाहे वो दिल्ली सल्तनत क्यों, बलबन के बाद से ये शुरू हुआ एक्चुअली, क्योंकि बलबन ने बलबन की बैकग्राउंड ये थी कि वो बचपन से एज अ स्लेव उनको ये जो मोहम्मद गौरी वगैरह की जो एम्पायर थी जो अफगानिस्तान में थी, तो वो काफ़ी हद तक डीरेसिनेटेड थे। तो जब वो इंडिया में आए और जब इल्तुतमिश के बाद उनका जब पूरा वंशज खत्म हो गया, उनकी डेथ हुई, उनकी बेटी रज़िया सुल्तान, फिर रज़िया सुल्तान के भाई, सब जब ये सब खत्म हो गया और जब बलबन पावर में आए हैं, तो उनका कोई स्ट्रिंग्स नहीं थे बाहर से कहीं से भी। वो एक जिसको डीरेसिनेटेड कहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को एज अ इंडियन रूलर आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहीं से वो जो भी अपना पावर, अथॉरिटी, जो भी प्रेस्टीज चाहते थे, वो उनको यहाँ से मिल रही थी। तो ये इंडस्ट्री का डेवलपमेंट उनके दौर में शुरू हुआ, क्योंकि अब उनको यहाँ से अपनी प्रेस्टीज बनानी थी। तो उन्होंने अपनी एक बहुत फैंसी मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल एंसेस्ट्री क्रिएट करी कि मैं यहाँ से, मेरे पूर्वज वहाँ से आए थे और मैंने ये सब किया, आर्टिफिशियल वो सब क्रिएट करके। बट बेस उन्होंने अपना यहाँ पे बनाया, फॉरेस्ट लैंड को काफ़ी हद तक कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया। तो ये सब हुआ। तो अब इसके बाद से कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस में बढ़ोतरी होती गई, और जब एक सेंट्रल अथॉरिटी आ जाती है तो आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि अब आपको ट्रेड को सिक्योर करना है, क्योंकि ये ट्रेड से आपका रेवेन्यू आ रहा है। तो ये ट्रेड रूट्स में सिक्योरिटी आ गई। तो अब यहाँ से पूरा जो सिल्क रूट पे कनेक्ट होते थे वहाँ वो सिक्योर है, कोई लूटपाट नहीं कर रहा है। या जो सूरत जाते थे, पोर्ट्स में जा रहे हैं, हालांकि ट्रेडिंग उस वक्त पोर्चुगीज करते थे, शिप्स उनकी चलती थी, मगर मुगल्स के आने तक तो मगर ये सिक्योरिटी कि यहाँ से सूरत तक कैरावांस कैसे जाएंगे, बीच में कोई लूटे ना। तो ये सब आने की वजह से यहाँ पे ये प्रॉपर इकोनॉमी का मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, आप टैक्स सरकार को भर रहे हैं, ये मॉडल, करेंसी आ गई थी, और 3 लेवल की करेंसी आ गई थी। ये जिसको हम अभी बोलते हैं दाम और पैसा, ये सारी करेंसी आ चुकी थी। तो ये कहना कि ये मॉडर्न गवर्नेंस के या मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हमने अंग्रेज़ों से सीखी हैं, ये
गलत बात है। गलत। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तभी तो अंग्रेज जब यहाँ आए हैं तो वो ट्रेड करने ही आए हैं ना, तो बाद में एम्पायर बिल्डिंग हुई है, तो वो ट्रेड तो इक्वल पार्टनरशिप में ही कर रहे थे ना। उन्होंने सरकार से या मुगल एम्परर से परमिशन लेके उसके बेसिस पे ट्रेड किया जा रहा था। और इनसे पहले पोर्चुगीज ऑलरेडी कर रहे थे, क्योंकि वो शिपिंग कंट्रोल करते थे पूरे वेस्टर्न कोस्ट पे। फ्रेंच कर रहे थे सदर्न कोस्ट में। तो ये हम अपने आप को धोखा देते हैं ये बोल के, सो ये सही नहीं। बुक में आपने ये भी बताया है कि मुगल पीरियड के दौरान एक सर्विस क्लास इंडस्ट्री भी डेवलप हुई इस पूरे रीजन में। जब बड़ी सल्तनतें बन जाती हैं तो उनको ऑब्वियसली चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग चाहिए, और फिर मल्टीपल लेवल पे चाहिए, सिर्फ कैपिटल में नहीं चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स में चाहिए, सूबों में, हर जगह चाहिए। रिकॉर्ड कीपर्स चाहिए, रेवेन्यू कलेक्टर्स चाहिए। तो वो जो ये सरकारी नौकरी का जो कॉन्सेप्ट था तो वो शुरू हो गया था। और जब सरकारी नौकरी शुरू हुई है तो वो एक मिडिल क्लास शुरू हो गई ना, क्योंकि अब सिर्फ राजा महाराजा या जमींदार या सिर्फ ये नहीं है, या बड़े बड़े फौजी नहीं है, क्योंकि फौजी भी रईस बन जाते थे, जो जनरल्स होते थे उनको बड़ी बड़ी ज़मीनें मिल जाती थी और वो वहाँ पे अपना वो हुकूमत छोटी मोटी शुरू कर देते थे। तो बट इनके अलावा अब ये एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी आ गई। सिर्फ वो नहीं है जो हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं, बट वो जो हुकूमत पे डिपेंडेंट है, जैसे आर्टिजन्स हैं, ये कपड़े सिर्फ बुनने वाले नहीं है, उस पर कढ़ाई करने वाले, कशीदाकार हैं, ज्वेलरी बनाने वाले हैं। तो ये इस तरह की भी एक एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे बननी शुरू हो गई, क्योंकि पेट्रोनेज रॉयल्टी से मिल रहा है। सो सिमिलरली म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, पेंटर्स, राइटर्स, स्क्राइबर्स, इन सब के भी कैटेगरीज बन गई, और ये सब भी एक नया फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया। फिर इकोनॉमी के भी वो 3 टियर्स बन गए ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और एंसिलरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर्स भी मुगल पीरियड में ऑलरेडी मौजूद थे। जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड था, मतलब 1100-1200 के बाद का, और जब हिंदुस्तान में सेम टाइम पे सूफी ट्रेडिशन भी डेवलप हो रहा था, तो किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि सल्तनत और सूफी सेंट के बीच में एक कंपटीशन था। एक तरीके से वो compete कर रहे थे एक कॉमन स्पेस के लिए। तो वो क्या थी जिसको लेके वो compete कर रहे थे, और कौन इसमें who came up on the top, who eventually prevailed? एक्चुअली इवेंचुअली तो जिसके पास ताकत होती है ही वुड प्रिवेल, दैट्स ओनली नेचुरल। मगर ये बात सही है कि चूंकि सूफीज का लोगों में अपील बहुत थी, तो जो रूलिंग क्लास भी थी उनको भी काफ़ी हद तक सूफीज की मर्जी को या उनको अपनी तरफ मिलाना ज़रूरी था, टू गेट देयर ऑर्डर्स आउट टू द कॉमन पीपल। तो एक थोड़ी सी इसमें राइवलरी थी, मगर ये स्पेशली चिश्तिया सिलसिला में ये था, क्योंकि ये लोग जो चिश्तिया सूफ़ी थे, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में जो है, या दिल्ली में जो है हज़रत निज़ामुद्दीन चिश्ती, तो ये थे। तो ये लोग पावर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो इनका एक अलग राइवल सेंटर कहा जा सकता है जो क्रिएट ये कर रहे हो गया था, चाहे वो करना चाहते हो या नहीं। मगर सिर्फ यही सूफी नहीं थे। अगर आप देखें, मैंने इसमें अलाउद्दीन खिलजी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी को वो जब इलाहाबाद के गवर्नर हुआ करते थे, तो उनको एक वहाँ के किसी एक सूफी ने कहा था कि तुम राजा बनोगे हिंदुस्तान के। और बाद में जब उनके फादर की डेथ हुई, जिसको कहा गया कि अलाउद्दीन ने शायद मरवाया हो अपने फादर को, बट अंकल को, सॉरी, मगर ये बात कभी मतलब प्रूव नहीं हुई कि उन्होंने मरवाया था, ये वो एक्सीडेंट से मरे। मगर ये सूफी ने उनको कार्ट ब्लांश दे दिया था, मतलब उनको क्लियरेंस दे दिया था कि नहीं, तुमने नहीं मरवाया है। और फिर लोगों ने उनकी बात मानी कि हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं मरवाया है। तो सूफी भी बहुत हद तक पावर सेंटर से अपना भी पावर ड्रॉ करते थे। उनको भी लगता था कि अगर हम सुल्तान के या बादशाह के गुड बुक्स में रहें, उनके साथ उनका पावर हमारे साथ मिला रहे, तो हमारी भी अथॉरिटी बढ़ेगी। तो आई थिंक
चिश्तिया सिलसिला थोड़ा सा यूनिक था इस रिगार्ड में, क्योंकि उन्होंने तो बहुत स्ट्रिक्टली कहा था कि मुझे सुल्तानों से मिलना भी नहीं है, और वो अगर एक दरवाजे से अंदर आएंगे तो मैं दूसरे से बाहर चला तो जाऊंगा। ये दिल्ली में हम बात कर रहे हैं हजरत निजामुद्दीन की। जी।